Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. As you know that this is your first class, so that's why we will try to understand about your syllabus. We will discuss all the topics and chapter which we will cover in the class 12th whole session. Dear student, as you know that last year due to pandemic, CBSE reduced some chapters in its syllabus. I mean to say that कि आपके क्लास 12th के सिलेबस से क्लास 12th के सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनको सीबीएसई ने रिड्यूस किया था, लेकिन ये बस अच्छा है, हमने पेंडेमिक कोविड पे कंट्रोल कर लिया, वैक्सीनेशन आ चुके, तो जो चैप्टर रिड्यूस थे वो चैप्टर आपको इस बार फिर से पढ़ने पड़ेंगे। तो क्लास 12th में आपको 3 मुख्य थीम, पहली बुक है आपकी इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये 3 बुक आपको पढ़नी है। फर्स्ट बुक में कुल कितने चैप्टर हैं? फर्स्ट बुक में अगर चैप्टर की बात करें तो आपको यहां से 4 चैप्टर आपको मिलेंगे। आपके बुक आपके सिलेबस के कुल 4 चैप्टर, 4 चैप्टर आपको यहां से मिलेंगे। फोर चैप्टर यहां से, 5 चैप्टर यहां से, 5 चैप्टर, और फिर आपके थर्ड पार्ट से 6 चैप्टर। 4, 5 और 6 इज इक्वल टू टोटल 15 चैप्टर। अब इन तीनों पोर्शंस को मिलाइए, टोटल आपके 15 चैप्टर। लास्ट ईयर आपके सीबीएसई ने जो चैप्टर रिड्यूस किए थे, हटाए थे, डिलीट किए थे, उसमें सेकेंड बुक से थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, सेकेंड बुक में थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स, फिर भक्ति सूत्र ट्रेडिशन आपको पढ़ना था, और पीजेंट्स जमींदार एंड स्टेट, यहां से एक चैप्टर पीजेंट्स जमींदार एंड स्टेट। फिर आपके थर्ड बुक से ज्यादा चैप्टर रिलेटेड थे, यहां पे पीजेंट्स भी लिख दीजिए एंड स्टेट। थर्ड बुक से जो रिलेटेड थे उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, देयर आफ्टर आपके चैप्टर से रिलेटेड था colonial city,
colonial city, फिर colonialism in the countrysides में कुछ पेज आपके रिलेटेड थे. I mean to say that, my dear student, what I want to tell you that due to this pandemic COVID-19, the some chapters was reduced by CBSE. But this year you have to read all the chapter. We will discuss all the chapter of your book. Part 1, 4, Part 5, Part 1, 4, Part 2, 5 and Part 3, 6 chapter. अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, अगर आपने इतिहास की उन चीज़ों को देखा होगा, रियलाइज किया होगा, पुरानी क्लासेस में जो टॉपिक्स दिए हैं उन्हें रीड किया होगा, तो आपको क्लास 12 की बुक पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, सहूलियत होगी. I mean, what I want to tell you that if you will read your previous classes book and if you would focus that points, if you would read your previous classes book, then it is very fruitful for you. अगर आपको उसके पॉइंट्स आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में है, तो उन चीज़ों को आप आराम से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. आइए अभी हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं. इस चैप्टर को आपको सिलेबस को शुरू करने के पहले किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों पे आपको बारीकियों को समझना है, किन चीज़ों के आधार पे आप उन बातों को समझेंगे. आइए मैं बताता हूँ आपको उन चीज़ों के बारे में. चलिए तो एक एक चीज की बात करते हैं. अगर आपने किस बात को देखा होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 8 की एसएसटी की बुक देखी और क्लास 10th की एसएसटी, दोनों में हिस्ट्री के पोर्शन को, दोनों में हिस्ट्री, यहां पे हिस्ट्री की बुक, यहां पे आपको एक टॉपिक ही मिलेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, और यहां पे तो कंप्लीट बुक ही आपको मिलेगी. यदि आपने क्लास 10th की नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ा और यदि आपने क्लास 8 की एसएसटी की बुक को कुछ चैप्टर्स को पढ़ा, सेम चैप्टर एक बड़े रूप में, विस्तृत रूप में आपके सामने 12th में मिलेगा. जैसे आपके बुक 3rd का लास्ट चैप्टर है द फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये चैप्टर भी क्लास 8 के लास्ट चैप्टर में है. वहां पे इस चैप्टर को बताया गया है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट में फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लानिंग कमीशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इन चीजों पर डिस्कस किया है. आपके सेकेंड बुक में, आपके थर्ड बुक में ही है रिबिल्स एंड द राज. थर्ड बुक के थीम 11 रिबिल्स एंड राज, दैट चैप्टर इज आल्सो गिवन इन क्लास 8 बुक. रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टरमाथ. You have to read this chapter. Then after आपको मिलेगा colonialism in countrysides. सेम चैप्टर क्लास 8 में दिया है, आप वहां से इनको ले आइए. colonial cities के बारे में पढ़िए. और 10th की बुक से अगर आप देखें तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया में कंप्लीटली गांधीयन मूवमेंट को एक्सप्लेन किया है. सो माय डियर स्टूडेंट, this is the one of the best option you have. That before start this class, I mean to say that कि आप जब क्लास में आज फर्स्ट डे आएंगे तो फर्स्ट डे आने के बाद आपको उन चीज़ों को बड़ी ही आसानी से समझना पड़ेगा. अगर आप उन चीज़ों, पुरानी चीज़ों को पढ़ा है आपने, अगर पुरानी चीज़ों को देखा है आपने, तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं. It would be better for you that first you have to complete your homework. When you will return after completing today class, you have to think about that what I am telling you in my this online video. History is a very easy subject. History gives you a lot of information.
हिस्ट्री के कई सारे तत्व हैं। इतिहास एक समग्र रूप में, एक विस्तृत रूप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट के पार्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। अ ग्रीक फिलॉसफर given the statement that history is the mother of all subject. I hope you have remember in the class 11th history, cultural tradition, trading, cultural trading chapter था, chapter I think 7. वहां पे हमने पढ़ा था ह्यूमनिज्म के बारे में, वहां पे हमने पढ़ा था ह्यूमनिस्ट किसे कहते हैं, which we discussed that what is the meaning of humanist and how the other subject that came from, कैसे वो आए, इतिहास ने किस तरह से उन लोगों को एक अलग अलग जगहों पर स्थापित किया। हमने एंड्रयू वेसिलस के बारे में पढ़ा, हमने प्रिंटिंग मशीन के बारे में पढ़ा, हमने जॉन गुटेनबर्ग ने किस तरह से प्रिंटिंग मशीन बनाई और किस तरीके से उसका विरोध किया गया, बाइबल के जो व्याख्या की गई थी उन चीजों को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, चीजों पर विस्तार से चर्चा हमने की थी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा हिस्ट्री इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब आइए कुछ स्टेटमेंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। हिस्ट्री शब्द किससे बना? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया की मीनिंग क्या है? रिसर्च। अनुसंधान। और फिर रिसर्च के बाद हम जिस फैक्ट को लाएंगे वो इतिहास कहलाएगा। इतिहास के बारे में मैंने आपसे कहा हिस्ट्री इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ब्यूरी ने एक स्टेटमेंट दिया। ब्यूरी ने कहा कि हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस, नथिंग मोर। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस, नथिंग मोर। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। फिर इसके बाद इतिहास की व्याख्या करते हुए भारत के विद्वानों ने कहा इतिहास अतीत को वर्तमान से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। प्राचीन घटनाओं को, पास्ट में हुए इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, चेंजेस को एक प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें हिस्ट्री की मदद की जरूरत होती है। माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट हिस्ट्री इज वन ऑफ द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म which gives a lot of information, हमें बहुत सारी जानकारियों को देती है। जिस तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है, जिस तरीके से धनुष के ऊपर तीर को रख के जितनी प्रत्यंचा पीछे खींचते हैं वो तीर उतनी ही आगे जाती है। मेरे कहने का सेंस ये है यदि हमें विकास के पथ पे आगे बढ़ना है तो हमें पीछे की चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ये इतिहास का महत्व है। ये इतिहास के वो तत्व हैं जिनको आपको जानना है। आई होप कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। इतिहास के महत्व पे बात कर रहे हैं। अब हम इसके बाद हिस्ट्री के रूप के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री के स्वरूप कैसे, कहता है हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को हम अपने अध्ययन की दृष्टि से फर्स्ट आई वांट टू क्लियरिफाई यू दैट कि वी कैन नॉट कैटेगराइज द हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री,
नॉर्मल भाषा में आपने सुना होगा कि इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इस तरह से. बट विदाउट एनी हेजिटेशन हियर आई वांट टू टेल यू दैट वी कैनॉट कैटेगराइज द हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट, एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न. This categorization done by the imperial historians. James Mill, he was the prominent name in that historians. जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री को उसने कहा ये हिंदुओं का इतिहास है, ब्रह्मनिकल हिस्ट्री है ये. मिडिल हिस्ट्री को उसने मुस्लिमों का इतिहास कहा और मॉडर्न हिस्ट्री को उसने अंग्रेजों का इतिहास कहा. तो जो ये बदलाव, जो ये चेंजेस वो इतिहास में कर रहा था, वो तथ्यों के साथ अपने इंटरप्रिटेशन को भारतीयों के ऊपर इंपोज कर रहा था. कमोबेश 20th सेंचुरी तक हम लोगों ने उसको ऐसे ही पढ़ा. कितने इत्तेफाक की बात है कि आज भी हम इतिहास के उसी स्वरूप को देखते हैं. अब आइए इतिहास के स्वरूपों की बात करें. इतिहास के कालक्रम के आधार पर हम इसको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री. हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया. और आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा. आई मीन टू से दैट आई मीन सीन दिस कैटेगराइजेशन, वन क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड एंड व्हाई आई कैटेगराइज इन 3 पार्ट. प्री हिस्ट्री, that is the one of the longest era, longest part of history. Proto history, written evidence available. Available. But not read. On history, written evidence और रीड कर लिए. इतिहास का वो कालखंड जहां पे रिटन एविडेंस नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं थे, स्क्रिप्ट नहीं थी. यद्यपि इतिहास का वो सबसे बड़ा कालखंड है. ये वो कालखंड है जिसमें इतिहास की उन चीजों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं जिसमें पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति हुई, ह्यूमन एवोल्यूशन. आई होप यू हैव रिमेंबर योर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 11th हिस्ट्री, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द टाइम. In that chapter, what we read, we discuss about that, the human evolution. We discuss the points which is very important. किस तरीके से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, मैंने ह्यूमन स्पीसीज के बारे में बताया. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, डिसेपियंस, जावा मानव, पिकिंग मानव, होमो हेबेल्सिस, पिथेकंथ्रापस बोल्सी. तो तमाम स्पीसीज के बारे में हमने क्लास 11 में चर्चा की थी. एक टाइम पीरियड जब मानव जंगलों से बाहर निकला, प्रकृति के साथ उसने लड़ाई की. उस डेवलपमेंट में ह्यूमन एवोल्यूशन के कई स्टेप्स को हमने पढ़ा, रीजनल रिप्लेसमेंट मॉडल को पढ़ा, ह्यूमन एक्सपेंशन को देखा. लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय तक रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं थे. They didn't use any detailed script. Even they express himself with the help of sign. उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई, कुछ जानवरों के चित्र बनाए, कुछ ऐसी आकृतियां बनाई
कुछ झुंड में बनाई, भीमबेटका, रायसेन की पहाड़ियां, उन पे इस तरह के एविडेंस मिले, बट दैट इज ओनली साइन. दे वांट टू एक्सप्रेस हिम with the help of sign. They have no any type of script. It is very clear. तो इतिहास की उस कालखंड को जहां पे स्क्रिप्ट नहीं थी, जहां पे मानव का विकास था, एक सबसे लंबा इतिहास हम 95% हिस्ट्री प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही लाते हैं. फिर इतिहास का वो कालखंड जहां पे रिटन एविडेंस मिलना शुरू हुआ. रिटन एविडेंस मिले, लेकिन वर्तमान ज्ञान की सीमा में हम उस रिटन एविडेंस को आज तक नहीं पढ़ पाए. ये रिटन एविडेंस क्या था? कहता है कि ये रिटन एविडेंस जो है, ये जो कालक्रम है, वो चीजें आपको कुछ बातों को बताती हैं. जैसे क्या कहती है रिटन एविडेंस? रिटन एविडेंस के आधार पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्री हिस्ट्री इतिहास का वो कालखंड जो सबसे लंबा है, इसमें कोई रिटन एविडेंस नहीं है. मानव के विकास की कहानी है पृथ्वी पे, वो किस तरह सर्वाइव किया, किस तरह से टूल टेक्निक का यूज किया, किस तरह से ह्यूमन एक्सपेंशन हुई. रीजनल रिप्लेसमेंट मॉडल के बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा. इन चीजों पे विस्तार से चर्चा है. देन आफ्टर प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री में हमने कहा आपसे कि रिटन एविडेंस है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए. और फिर आता है हिस्ट्री, जहां से रिटन एविडेंस है और हमने उसे पढ़ लिया. तो अभी हमने प्री हिस्ट्री की बात की, कब से कब तक? तो मैंने कहा कि आज से 32 लाख ईयर एगो, या 3.2 माया, 3.2 माया से चलते हैं और बैक आते हैं 10,000 BC तक आते हैं. ये यहां तक रहेगा प्री हिस्ट्री का. और फिर प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं. 10,000 के बाद हम प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं 8,000, 6,000 प्रोटो हिस्ट्री. सबसे अच्छा एग्जांपल प्रोटो हिस्ट्री का क्या है? आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन. डियर स्टूडेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो पूरी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, आई मीन टू से दैट वी विल डिस्कस इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दैट इट इज नॉट द one of the oldest civilization of India, but also the world. भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में एक नहीं आती. They had some scripts. They were aware of written things. राइटिंग्स के बारे में उन्हें पता था, बट अभी वर्तमान समय में उनकी राइटिंग्स को नहीं पढ़ पाए. एक टॉपिक है आपके बुक में, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. बुक में आपकी एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है, हम उस पर बात करेंगे. एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट हम देखेंगे, चर्चा करेंगे, और तब हम बताएंगे कि किस तरह से इसे क्यों एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है. फिर हिस्ट्री, ये 6th सेंचुरी BC से शुरू करते हैं. सिक्स सेंचुरी BC से बुद्धिज्म और जैनिज्म टेक्स्ट हमें मिले रहते हैं. हम इन भाषा को पढ़ना सीख गए. आज हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो इतिहास का ये कालक्रम, जिससे हम इनकी स्क्रिप्ट को हम पढ़ लें, जिन्हें हम समझ लें, वो कालखंड ही हिस्ट्री का कालखंड माना जाता है. चलिए, ये हुआ एक जनरल इंफॉर्मेशन. अभी इसके बाद उन चीजों पर विस्तार से बातें करते हैं जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है. आपके हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपके कल्चर की बात करते हैं, आपके देश में एक ऐसी सभ्यता का विकास जो भारत में नहीं वरन दुनिया में सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक था. चैप्टर आपका है, चैप्टर का नाम है ब्रिक्स,
beads and bones. इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके कई नाम हैं। इसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इसे हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और भी ना, सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसे वर्तमान में कहा जा रहा है। इनके ये भिन्न भिन्न नाम क्यों है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस रिवर का नाम है, इंडस और सरस्वती दोनों रिवर हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नदी की घाटी थी, वैली थी, उसमें सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले, इसलिए इसके नाम से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक नाम इसका और है। माय डियर स्टूडेंट, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दो यहां पे इंडस और सरस्वती। सरस्वती इंडिया में है। आज जितने भी एक्सकवेशन हुए हैं भारत में इंडस के, उसमें सरस्वती सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा हमें साइट्स मिले। वर्तमान समय में इंडस के करीब 1400 साइट्स, हमें 1400 से ज्यादा साइट्स प्राप्त हुए हैं। 925 साइट्स तो इंडिया में है, 975 और 425 ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये हमें दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन कराए गए, सिंधु घाटी सभ्यता की जगहों में, प्लेसों में, साइट्स पे जो उत्खनन हुआ, एक्सकवेशन हुआ, उस एक्सकवेशन के अकॉर्डिंग हमें 1400 से ज्यादा साइट्स प्राप्त हुई। इस 1400 साइट्स में 975 साइट्स जो इंडिया में है। या मैं अगर एक डाटा मोटा डाटा रखूं तो 900 या 900 से हम इसे डाटे को हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम डाटा हटा देते हैं। एबव 1400, जिसमें एबव 1900 साइट्स इंडिया में मिले और एबव 400 साइट्स पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। इट डज नेवर मीन कि पाकिस्तान में साइट्स की संख्या कम है। वहां पे एक्सकवेशन नहीं हुए, वहां पे गवर्नमेंट ने इसके लिए ज्यादा खर्च नहीं किया, इसीलिए वहां पे साइट्स की संख्या कम है। इंडिया में एक्सकवेशन खूब हुए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम was the first director general of ASI and also the father of Indian archaeology. He did very hard work. But after Britishers, after partition of India, the archaeological survey that was stopped in Pakistan, but in India it was going on. Mortimer Pillar, he was excavating Arika Meadow during freedom of India 1948, 49, 47, 48 especially. भारत जब स्वतंत्र हुआ, शुरुआत के दिनों में मार्टिमर पिलर उत्खनन करा रहे थे। तो एक पूरा का पूरा काम भारत में हुआ। पुरातात्विक साहित्यों की एक लंबी धरोहर हमारे पास है और इसके आधार पे
हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में देखें, हम इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल अपनी इस क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।